सोचिए, एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी, एक प्यारा सा पति, एक नन्ही सी बेटी। मतलब दीपिका की दुनिया एकदम परफेक्ट थी। लेकिन फिर एक हादसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। और यहीं से जन्म होता है एक ऐसे सीक्रेट रिश्ते का जिसकी किसी ने, शायद दीपिका ने भी कल्पना नहीं की होगी। तो आज हम दीपिका, उसके पति साहिल और भतीजे अभिषेक की इसी उलझी हुई कहानी में गहराई से उतरेंगे। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए इसके 5 जरूरी हिस्सों को देखते हैं। सबसे पहले दीपिका की परफेक्ट दुनिया, फिर वो अचानक हुआ हादसा, उसके बाद भतीजे की एंट्री, फिर एक खास पूजन की तैयारी और आखिर में वो नई सच्चाई जो इन सब के बाद सामने आई। तो सबसे पहले बात करते हैं उस तूफान के आने से पहले की। आखिर दीपिका की जिंदगी थी कैसी? ये कहानी खुद दीपिका की जुबानी है। वो कहती है, मेरा नाम दीपिका है, उम्र 28 साल, लेकिन दिल हमेशा जवान रहता है। मतलब उसकी बातों से ही पता चलता है कि वो जिंदगी को पूरी तरह जीने वाली, अपने दुनिया में खुश रहने वाली एक महिला है। और उसकी दुनिया वाकई एक परफेक्ट पिक्चर जैसी थी। पति साहिल, जो एक सरकारी नौकरी में है, शादी को 9 साल हो चुके हैं, और प्यार अभी भी वैसा का वैसा ही है। उनकी 1 साल की एक बेटी भी है जो उनकी जिंदगी को पूरा करती है। मतलब सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, है ना? लेकिन कहानियों में और जिंदगी में अक्सर ऐसा ही तो होता है। जब सब कुछ सही चल रहा हो तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। तो हुआ ये कि एक शाम साहिल दोस्तों की पार्टी से लौट रहा था और उसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया। और ये चोट सिर्फ उसके पैर पे नहीं लगी, ये चोट तो दीपिका की पूरी दुनिया पर लगी थी, जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। अब इस एक्सीडेंट का असर बहुत गहरा पड़ा। डॉक्टर्स ने कह दिया कि साहिल को ठीक होने में 6 से 9 महीने लग जाएंगे प्लास्टर के साथ। ये सुनना था कि दीपिका के लिए सब कुछ बदल गया। वो चिंता और एक कह सकते हैं शारीरिक हताशा से घिर गई। और ठीक इसी मौके पर मदद के लिए घर में एंट्री होती है उसके भतीजे अभिषेक की। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेती है, जब 21 साल का अभिषेक उस घर में आता है। शुरू में तो दोनों में काफी फॉर्मेलिटी थी। भाई अभिषेक अपनी मौसी से शादी के बाद पहली बार मिल रहा था। लेकिन सिर्फ 13 दिनों के अंदर वो सारी शर्म, वो सारी झिझक पता नहीं कहाँ गायब हो गई और उनकी जगह ले ली एक चुलबुले, एक कंफर्टेबल रिश्ते ने। ऐसा रिश्ता जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। उनकी बातचीत का अंदाज ही बदल गया था। अभिषेक मजाक में कहता है, मौसी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? आप जो 2.5 किलो के वजन अपने पास लिए घूमती हो, आपको भारी नहीं लगता क्या? अब देखिए, इस तरह की फ्लर्टिंग, इस तरह का मजाक जो पहले सोचा भी नहीं जा सकता था, वो अब नॉर्मल हो गया था। इससे साफ पता चलता है कि दोनों के बीच की जो लाइन थी वो कितनी तेजी से मिट रही थी। अब दीपिका एक अजीब कश्मकश में थी। एक तरफ उसकी अपनी जरूरतें थीं और दूसरी तरफ समाज का, परिवार की इज्जत का डर। उसने सोचा, क्या पड़ोस के किसी लड़के से बात करूं? नहीं, उसमें बहुत रिस्क था। और फिर उसने फैसला किया कि अभिषेक, जो घर का ही है, वो एक सेफ ऑप्शन है। और इसी फैसले के बाद तैयारी होती है एक बहुत ही सोची समझी मुलाकात की। एक ऐसी मुलाकात जिसे दीपिका ने एक खास नाम दिया। ये नाम था पूजन, मतलब पूजा या आराधना। कहानी में ये शब्द दीपिका और अभिषेक के बीच के फिजिकल रिलेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है। और ये समझना जरूरी है क्योंकि पूरी कहानी में वो इसी कोडवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। दीपिका की पूरी प्लानिंग देखिए। पहला स्टेप, इंतजार करो जब तक साहिल दर्द की दवा लेकर सो न जाए। दूसरा स्टेप, खुद तैयार होना, लाल साड़ी पहनना, बाल बनाना, परफ्यूम लगाना। तीसरा स्टेप, अभिषेक के लिए गरम बादाम दूध तैयार करना और उसमें एक ताकत की गोली भी मिलाना। और फिर देर रात अभिषेक के कमरे में जाना। हर एक कदम बिल्कुल कैलकुलेटेड था। और उनके बीच की बातचीत में भी यही कोडेड लैंग्वेज चलती है। दीपिका कहती है, चलो अब पूजा शुरू करते हैं। तो अभिषेक जवाब देता है, कर दूंगा मौसी, लेकिन आप दिए में तेल डालोगी या फिर सीधे ही पूजा करवाओगी? देखिए, ये बातें साफ दिखाती हैं कि ये सब कितना सीक्रेट और कितना प्लान किया हुआ था। और उस रात के बाद उस घर में एक नया सीक्रेट रूटीन शुरू हो गया। ये सिर्फ एक रात की बात नहीं थी, ये एक तरह का अरेंजमेंट बन गया। अभिषेक के पापा ने उसे घर वापस बुलाया, लेकिन उसने मना कर दिया।
अब वो दीपिका का और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगा, उसकी मालिश करता और उनका ये पूजन भी रेगुलर हो गया जब भी दीपिका चाहती थी। और ये सब साहिल की नाक के नीचे हो रहा था और उसे कोई खबर नहीं थी। कहानी के आखिर में दीपिका सीधे हम सबसे बात करती है। वो मानती है कि जो उसने किया वो शायद गलत लगे, लेकिन वो कहती है कि ये सब उसने अपनी मजबूरियों और उन भारी इमोशंस के चलते किया जो उस पर हावी थे। वो चाहती है कि हम उसे जज करने के बजाय उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। क्या हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं कभी इस समाज के बनाए नियमों को तोड़ने का जस्टिफिकेशन हो सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।